नमस्कार दोस्तों, KNL जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अब से पहले हम लोगों ने पीछे की कक्षा में नदियों के बारे में अध्ययन किया और आंतरिक अपवाह तंत्र हम लोगों ने पीछे की कक्षा में पढ़ा है। जो दोस्त मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नदियाँ का अगर जो पार्ट पढ़ना चाहता है वो पीछे के मेरी वीडियो ज़रूर देख लें। और हम राजस्थान की ज्योग्राफी के अंतर्गत अभी तक जिन पार्टों को क्लियर किया है वो पीछे के YouTube चैनल पे जाकर और मेरे वीडियो में जाकर देख सकता है। तो दोस्तों चलिए, अब आज हम अध्ययन करने वाले हैं जो राजस्थान से जो नदियां निकलती है, जो अरब सागर में जाती है, उन नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियों में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे लूनी नदी। लूनी नदी को लवणवती, मरु की आशा या मरु आशा और सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई है वो 495 किलोमीटर है। बात करें लूनी के उद्गम की, तो उद्गम की बात करें तो नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है। अरावली पर्वतमाला के नाग पहाड़ से, जो नाग पहाड़ है जो पुष्कर अजमेर के अंतर्गत आता है, वहाँ से लूनी का उद्गम होता है। जहाँ से लूनी का उद्गम होता है उस स्थल पर लूनी को सागरमती के नाम से जाना जाता है। गोविंदगढ़ जो क्षेत्र पड़ता है जो अजमेर के अंतर्गत आता है, और गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती नदी से मिलने के बाद में ये क्या कहलाती है? लूनी कहलाती है। क्या कहलाती है? लूनी कहलाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि सागरमती और सरस्वती की दो धाराओं के मिलने के बाद में ये नदी लूनी के नाम से जानी जाती है। अब बात करते हैं कि लूनी नदी है वो कौन कौन सी जिलों में बहती है, यानी बहाव क्षेत्र की बात करें तो बहाव क्षेत्र में ट्रिक की बात करें तो पनाजासी आज बाड़मेर, तो पा से पाली बन जाएगा और ना से नागौर और जा से जालोर और आ से अजमेर और जय से जोधपुर और बाड़मेर। यानी अपने को ध्यान रखना है कि इसका जो बहाव क्षेत्र है वो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिला है। ठीक है। अब बात करें लूनी नदी की, जो सहायक नदी है, सहायक नदी की बात करें तो जवाई नदी, बांडी नदी, लीलड़ी, गुइया, सुकड़ी, सागी और जोजड़ी, ये लूनी नदी की सहायक नदी है। तो आपको ध्यान रखना है बांडी, जोजड़ी, सुकड़ी, बांडी, जोजड़ी, सुकड़ी, लीलड़ी, सागी, जवाई, गुहिया, ये लूनी नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों, बालोतरा की बात करें तो बालोतरा स्थान है ये बाड़मेर के अंतर्गत आता है, यानी बाड़मेर जिले में बालोतरा स्थान पड़ता है। और ध्यान देना है कि लूनी नदी के पेटे से नीचे स्थित ये स्थान है, यानी लूनी नदी के पेटे से नीचे स्थित स्थान है। और यहाँ पर भी ये भी ध्यान देना कि जहाँ से नागपाड़ से लूनी निकलती है और नागपाड़ से लेकर बालोतरा तक के स्थान तक लूनी का पानी है वो मीठा होता है, जबकि बालोतरा स्थान पर जाने के बाद में लूनी का पानी लवणीयता के कारण क्या हो जाता है? खारा हो जाता है, क्योंकि वहाँ की भूमि की अंदर लवणीयता की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी कारण वहाँ पर कारण है कि लूनी का पानी खारा होता है। अब बात करें अपवाह, तो अपवाह की बात करें तो अपवाह पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र लूनी नदी का है। ध्यान देना है कि पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है वो किसका है? लूनी का है। उसके बाद में बात करें दोस्तों कि राजस्थान में 330 किलोमीटर बहने के बाद में ये कच्छ के रण में फैलकर कच्छ की खाड़ी गुजरात में
विलय होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि लूनी की कुल लंबाई 495 है, जबकि राजस्थान में 330 किलोमीटर बहती है। ठीक है, दो राज्यों में बहती है, राजस्थान और गुजरात में बहती है, ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं जवाई नदी की। और जवाई नदी की बात करें दोस्तों तो ये 96 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 96 किलोमीटर है। इसका उद्गम गोरिया गांव से होता है, बाली तहसील में होता है, और बाली तहसील राजस्थान के पाली जिले के अंतर्गत आती है। ध्यान रखना है कि ये दो जिलों की सीमा बनाती है, सिरोही जिले की और पाली जिले की जवाई नदी सीमा बनाती है। सुमेरपुर पाली के निकट जवाई बांध बनाया गया है। अब ध्यान रखना है जवाई बांध कौन सी नदी पे है, तो जवाई नदी पर है। दूसरी बात यहाँ पे कि जवाई बांध है वो कौन से ज़िले के अंतर्गत आता है, तो पाली ज़िले के अंतर्गत आता है, सुमेरपुर के निकट है। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। कौन से बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, तो जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ये 3 जिलों में बहती है, पाली में, जालौर में और बाड़मेर ज़िले में बहती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो बांडी है, सुगड़ी है, सागी है और खारी है। ठीक है, विलय है वो बाड़मेर के गांधव गांव के पास में, ये लूनी में मिल जाती है। तो ध्यान रखना है जवाई नदी है वो लूनी नदी की सहायक नदी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जवाई बांध कौन सी नदी पे बनाया गया है, तो जवाई बांध जवाई नदी पे बनाया गया है। कौन से ज़िले में है, तो सुमेरपुर पाली के अंतर्गत आता है, जिसे मारवाड़ का क्या कहा जाता है, अमृत सरोवर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करें दोस्तों माही नदी की। और माही नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है, जो 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। 576 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, और मध्य प्रदेश का धार जिला है, जहाँ अमरोरू तहसील की मेहंद झील से ये निकलती है। ध्यान रखना कि माही मेहंद झील से निकलती है, और मेहंद झील कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बहाव क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो बहाव क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश आता है। पहले ये मध्य प्रदेश से निकलती है तो मध्य प्रदेश आता है, फिर बांसवाड़ा है, फिर प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, फिर गुजरात में है। तो ये 3 राज्यों में बहने वाली नदी है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बात करें इसकी सहायक नदियों की मेरे प्यारे दोस्तों, तो सहायक नदियों में सोम है, जाखम है, मोरेन है, ईरू है, वर्धा है, गोमती है, कागदर है, करमाई है, सुकली है, चाप है, अन्नाश है, हरण है, दर है, लाखन है। ये सभी नदियां हैं, ये माही नदी की सहायक नदियां हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद में बात करें राजस्थान में प्रवेश, तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन उठा है, तो इम्पोर्टेंट है ये लाइन, थोड़ा ध्यान देना है कि राजस्थान में प्रवेश है वो माही कहाँ पर करती है, तो राजस्थान में प्रवेश माही है बांसवाड़ा में करती है। और बांसवाड़ा का कौन सा गांव है, तो याद रखना खांदू गांव है। कौन सा गांव है, खांदू गांव। दूसरी बात करें, इंपॉर्टेंट बात है कर्क रेखा माही नदी है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, उसके बाद में ध्यान देना कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है वो कुशलगढ़ है, जो एक ठिकाना भी रहा है। क्या रहा है, ठिकाना भी रहा है, जो राजस्थान के दूसरे चरण में राजस्थान में मिलाया गया है। ठीक है, तो कर्क रेखा को माही नदी है वो कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। विलय है वो खंबात की खाड़ी अरब सागर में इसका विलय होता है। तो ध्यान रखना ये 3 राज्यों में बहती है, कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं साबरमती की। तो साबरमती नदी है उसका उद्गम है जो पादरला वेकरिया गांव झाड़ोल से होता है। कहाँ से होता है, पादरला वेकरिया गांव झाड़ोल उदयपुर से होता है। ठीक है, और सहायक नदियों की बात करें तो वाकल है, सही है, हथमती है, पामरई है, माजक है, पेशवा है, वत्रक है। खिराज गुजरात के पास ये साबरमती में नामकरण इसी का होता है, यानी खिराज जो गुजरात में एक स्थान पड़ता है जहाँ पर साबरमती का इसका नामकरण हो जाता है, विलय खंबात की खाड़ी में होती है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं पश्चिमी बनास की। तो पश्चिमी बनास का उद्गम है वो नया सानवाड़ा पिंडवाड़ा के निकट सिरोही से होता है। और पश्चिमी बनास धनारी बांध सिरोही में है, यानी धनारी बांध कहाँ पर है, तो सिरोही में है। और किस में है, पश्चिमी बनास पर है। ध्यान देना है, धनारी बांध इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना है। सिपू इसकी सहायक नदी है। आबू रोड और डीसा शहर गुजरात, आबू रोड सिरोही में अंतर्गत आता है।
और डीसा शहर है जो किसके अंतर्गत आता है, गुजरात के अंतर्गत आता है, पश्चिमी बनास के किनारे स्थित है। विलय कच्छ की खाड़ी में गुजरात में होता है। माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र, सिरोही का अधिकांश जल इसी नदी में आता है। यानी माउंट आबू में जब बरसातें होती है तो इसका ज़्यादातर माउंट आबू का जल है वो पश्चिमी बनास के अंतर्गत आता है। बात करें दोस्तों सोम नदी की, सोम नदी का उद्गम है वो बाबलवाड़ा के निकट बिछामेड़ की पहाड़ियाँ हैं जो उदयपुर के अंतर्गत आती है। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि बिछामेड़ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो बिछामेड़ की पहाड़ियाँ उदयपुर में स्थित है, जहाँ से कौन सी नदी निकलती है, सोम नदी निकलती है। बात करें सोम नदी की सहायक नदियों की तो जाखम है, झामरी है, गोमती है, कागदर है, सामरी है, टिड्डी है, सारणी है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है विलय, तो इसका विलय है वो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में माही नदी में मिल जाती है। तो सोम है वो माही की क्या है, सहायक नदी है। और माही सोम जाखम बेणेश्वर धाम डूंगरपुर माही सोम जाखम के किनारे है, त्रिवेणी संगम पर है। चलिए बात करते हैं जाखम जोकमा नदी की बात करें। जोकमा नदी का जो उद्गम स्थल है वो बांबोरा गांव छोटी सादरी प्रतापगढ़ से होता है, ठीक है, छोटी सादरी प्रतापगढ़ से होता है। जोकाम या जोखम जाखम नदी ये डूंगरपुर उदयपुर जिलों की सीमा बनाती है, डूंगरपुर और उदयपुर की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। उसके बाद में बात करें सहायक नदी करमाई है, सुकली है, वर्धा है, खराड़ है। और विलय की बात करें तो विनेश्वर के पास विलूरा गांव में आसपुरा डूंगरपुर में सोम नदी में मिल जाती है। तो जाखम सोम की सहायक है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अनास नदी का। तो अनास नदी का उद्गम आम्बेर गांव मध्य प्रदेश से होता है। हरण इसकी अनास की सहायक नदी है। और विलय है गलियाकोट डूंगरपुर में माही नदी में हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना है गलियाकोट, गलियाकोट इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाय तंत्र, यानी राजस्थान से निकलने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां ऐसी हैं जो अपना जल लेत की जाती है। तो चंबल जिसको हम चरमवती कामधेनु कहते हैं, कुल लंबाई 966 किलोमीटर है, ठीक है। उद्गम जानापाव की पहाड़ियों से होता है। मऊ छावनी के निकट इंदौर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। जानापाव की पहाड़ियाँ कौन से स्टेट के अंतर्गत आती है, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है। राज्य में प्रवेश है ये भैंसरोडगढ़ में करती है। भैंसरोडगढ़ स्थान चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। और चूलिया जलप्रपात के निकट ये प्रवेश करती है। चूलिया जलप्रपात है चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है। भाव क्षेत्र की बात करें तो चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है, इन जिलों में ये बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका। और इसका ट्रिक भी थोड़ा याद रखना, चको बूंदी सवाई धोख मारकर, जैसे चित्तौड़गढ़ को से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली, ठीक है, इन जिलों में ये बहती है। ये राजस्थान की नित्यवाही नदी है, यानी ये वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है और राज्य की सबसे लंबी नदी भी इसी को माना जाता है। राज्य की नदियों में सबसे बड़े अपवाय तंत्र वाली यही नदी लूणी को माना जाता है। और उसके बाद में राज्य में सर्वाधिक जलापूर्ति भी इसी नदी से होता है। उसके बाद में बात करें दोस्तों बांध, तो बांध कई बार यहाँ से पूछे जाते हैं, तो याद रखना है, ध्यान देना कि चंबल पर पहला बांध है वो गांधी सागर बांध है। गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में, तो ध्यान देना है। राजस्थान के अंतर्गत चंबल पर पहला बांध राणा प्रताप सागर बांध है जो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। फिर जवाहर सागर बांध है जो कोटा में बना हुआ है। फिर कोटा बिराज बांध है जो कोटा में बना हुआ है। तो कोटा के अंतर्गत 2 बांध है और चित्तौड़गढ़ में 1 आता है। तो चंबल में राजस्थान में 3 बांध है और टोटल कितने बांध है, 4 बांध है। और पहले बांध अगर क्रम वाइज पूछा जाए तो पहले गांधी सागर आएगा, फिर राणा प्रताप सागर आएगा, फिर जवाहर सागर आएगा, फिर कोटा बिराज आएगा। उसके बाद में बात करें इसकी सहायक नदियों की दोस्तों, तो इसकी सहायक नदियां हैं वो पार्वती है, काली सिंध है, बनास है, बामनी है, नेवज है, आलनिया है, कुराल है, मेज है, कुन्नू है, परवन है, आहू है, चाकण है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद में बात करें दोस्तों तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र रूप से राजस्थान में चंबल कुल कितनी दूरी पे बहती है, तो 153 किलोमीटर बहती है। और राजस्थान और मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा कितनी बनाती है, तो 241 किलोमीटर की बनाती है। और इसका जो विलय है वो मुरादगंज इटावा उत्तर प्रदेश के पास यमुना में होती है। तो ये ध्यान देना, चंबल है ये अपना सीधा जल किसको लेकर जा देखती है, चंबल है अपना वो सीधा जल है जो किसको ले जाकर देती है, चंबल अपना सीधा जल यमुना को ले जाकर देती है।
ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों कि चंबल की कुल लंबाई है वो 966 किलोमीटर है। स्वतंत्र रूप से राजस्थान में 153 किलोमीटर बहती है और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा 241 किलोमीटर बनाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। बांध भी इंपॉर्टेंट है, इसके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और चुलिया जलप्रपात कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है। राजस्थान में प्रवेश ये भैंसरोडगढ़ में करती है और निकलती कहाँ है? जानापाव की पहाड़ियों मध्य प्रदेश से निकलती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पार्वती नदी की। पार्वती नदी है जो चंबल की सहायक नदी है। उद्गम सीहोर से होता है। सीहोर स्थान मध्य प्रदेश में पड़ता है और विंध्याचल की पहाड़ियों में या विंध्याचल पर्वतमाला से ये पार्वती नदी निकलती है। राजस्थान में पार्वती है वो करियाहट बारां में प्रवेश करती है। तो पार्वती कहाँ प्रवेश करती है? राजस्थान में करियाहट बारां में प्रवेश करती है। और पार्वती की सहायक नदियाँ हैं वो कुल है, लासी है, बरनी है, बैंतली है, रेतड़ी है, विलास है। तो याद रखना, कुल, लासी, कुलड़िया में लासी, बरनी और बैंतली, रेत से धोई। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। कुल, लासी, बरनी, बैंतली, रेतड़ी ये किससे हैं? किसकी है? पार्वती की। तो ये पार्वती का कुलड़िया, लासी, बरनी, केतली, रेतड़ी ये सारी पार्वती की है, ठीक है। बात करें दोस्तों काली सिंध की, तो काली सिंध की कुल लंबाई 278 किलोमीटर है। उद्गम बाड़ली गांव विंध्याचल पर्वतमाला देवास मध्य प्रदेश से होता है। ये भी मध्य प्रदेश से निकल के आती है। राजस्थान में प्रवेश है ये बारगांव में करती है और बारगांव झालावाड़ में पड़ता है, ठीक है। राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? ये बारगांव में प्रवेश करती है और बारगांव कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है। उसके बाद में बात करें दोस्तों सहायक नदियों की काली सिंध की, तो आहू, परवन, निमाज, धार इसकी सहायक नदियाँ हैं। काली सिंध की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सहायक नदियाँ हैं आहू, परवन, निमाज, धार है। गागरोनगढ़, झालावाड़, गागरोन का किला झालावाड़ जिले के अंतर्गत आता है, जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन कौन सी नदी है? काली सिंध है और आहू नदी है, इनके संगम पर बना हुआ दुर्ग है जो जलदुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान का जिला है। ये विलय की बात करें इसकी, तो राजस्थान में 145 किलोमीटर बह कर नोनेरा गाँव कोटा के पास में ये चंबल में मिल जाती है। तो काली सिंध चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों बामनी नदी की। तो बामनी नदी हरिपुरा की पहाड़ियों से निकलती है और याद रखना है हरिपुरा की पहाड़ियाँ राजस्थान के कौन से जिले के अंतर्गत आती है? तो हरिपुरा की पहाड़ियाँ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत आती है। यह नदी भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़ से गुजरती है। तो इम्पोर्टेंट बनता है भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में? तो चित्तौड़गढ़ जिले में। और भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस नदी के किनारे है या कौन सी नदी उसमें बहती है? तो बामनी नदी बहती है। विलय की बात करें तो भैंसरोडगढ़ के पास में ये जाके चंबल में मिल जाती है और भैंसरोडगढ़ दुर्ग बामनी नदी के किनारे भी बना हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना है। आहू नदी की बात करें दोस्तों, तो आहू नदी है ये टोंकरा सुसनेर से अगर मालवा मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से? टोंकरा सुसनेर अगर मालवा मध्य प्रदेश से निकलती है। नंदपुर एक स्थान है जो झालावाड़ के अंतर्गत आता है जिससे ये राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद में बात करें कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, ये भी ध्यान देना है, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि चंबल भी राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य 241 किलोमीटर सीमा का निर्धारण करती है, जबकि आहू भी राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। तो चंबल के बाद ये दूसरी नदी भी है, इम्पोर्टेंट बनता है, याद रखना है। विलय की बात करें तो गागरोन दुर्ग है जो झालावाड़ के पास काली सिंध में, तो ये भी ध्यान देना कि गागरोन दुर्ग इसी नदी के किनारे बना हुआ है। काली सिंध और आहू नदी के किनारे गागरोन दुर्ग बना हुआ है जहाँ से पीपा का संबंध भी रहा है, संत पीपा का संबंध भी झालावाड़ के गागरोन दुर्ग से रहा है, ठीक है। चलिए बात करें परवन नदी की, तो उद्गम है सीहोर मालवा मध्य प्रदेश, खरीब और झालावाड़ में ये राजस्थान में प्रवेश करती है। कि इसका उद्गम है वो सीहोर मालवा पठार मध्य प्रदेश और खारीबोर एक स्थान पड़ता है जो झालावाड़ के अंतर्गत आता है जहाँ परवन राजस्थान में प्रवेश करती है। सहायक नदियों की बात करें तो नेवज है, काली खाड़ है, धार छापी है, ठीक है। शेरगढ़ अभयारण्य इंपॉर्टेंट बनता है। शेरगढ़ अभयारण्य है जो परवन नदी के किनारे स्थित है। शेरगढ़ अभयारण्य 12 जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? 12 जिले में स्थित है।
अब बात करें ये विलय की बात करें तो परवन है, ये काली सिंध नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? काली सिंध नदी की सहायक नदी है। पलायता गांव है जो बारां के अंतर्गत आता है, जहाँ परवन है जो काली सिंध में मिल जाती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेवज की। नेवज या निमाज नदी की बात करें तो निमाज का उद्गम है वो राजगढ़ मध्य प्रदेश से होता है। कोलूखेड़ी गांव पड़ता है जो झालावाड़ के अंतर्गत आता है, जहाँ से ये प्रवेश करती है राजस्थान में। और विलय मवासा झालावाड़ के पास ये परवन में मिल जाती है। तो ये नेवाज या निमाज नदी ये परवन की सहायक है। चाकण नदी की बात करें तो चाकण नदी बूंदी जिले में स्थित है। सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। तो चाकण किसकी सहायक है? चंबल की सहायक है। और चाकण बांध चाकण नदी पे बना हुआ है। चलिए दोस्तों बात करें चाकण नदी की बात होगी। उसके बाद में बात करें आलनिया नदी की। आलनिया नदी है वो कोटा के मुकुंदरा की पहाड़ियों से निकलकर नोटाना गांव चंबल में मिल जाती है। तो ये भी ध्यान देना कि मुकुंदरा की पहाड़ियों से निकलती है आलनिया नदी। ठीक है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा झालावाड़ के मध्य विस्तृत है। तो ये भी ध्यान रखना है। अब बात करें मेज नदी की। मेज नदी की बात करें तो बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलकर बूंदी जिले में प्रवेश करके चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये चंबल की सहायक नदी है मेज नदी। और जहाँ निकलती कहाँ से? बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलती है, बूंदी जिले में प्रवेश करती है और बूंदी में चंबल में मिल जाती है। कुराल नदी की बात करें तो कुराल उपरमाल का पठार भीलवाड़ा से निकलती है। उपरमाल का पठार कहाँ से निकलती है? भीलवाड़ा से निकलती है और बूंदी में चंबल में मिल जाती है। तो ये भी किसकी? कुराल भी किसकी सहायक है? बूंदी की। उपरमाल का पठार कहाँ है? भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। उसके बाद में बात करें बनास नदी की, जिसको वन की आशा कहा जाता है। वन की आशा कहा जाता है, वर्णाशा कहा जाता है। लंबाई 480 किलोमीटर है। उद्गम है बनास नदी का जो खमनौर की पहाड़ियाँ हैं, जो राजसमंद है। इस नदी के किनारे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, इम्पोर्टेंट है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है तो बनास नदी है। इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में बहती है। और सबसे बढ़िया बात ये है बीसलपुर बांध जो टोंक जिले के अंतर्गत आता है, ईसरदा बांध, टोंक, सवाई माधोपुर, ये दोनों के दोनों बांध है। बीसलपुर और ईसरदा बांध बनास नदी पर स्थित है। त्रिवेणी संगम भी बनाती है, बिगोद भीलवाड़ा में बनाती है। और त्रिवेणी संगम बनता कौन कौन सी नदी का बनाती है? तो बीबीएम का बनाती है। बीबीएम बनास, बेड़च और मैलान नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है, जो बिगोद के अंतर्गत होता है। सहायक नदियों की बात करें इसकी तो कालीशील है, चंद्रभागा है, बेड़च है, कोठारी है, खारी है, मेनाल है, बांडी है, मानसी है, डाई है, ढील है, सहोदरा है, मोरेल है। विलय की बात करें तो रामेश्वर घाट के पास ये चंबल में मिलती है। तो बनास चंबल की सहायक नदी है। और रामेश्वर घाट की बात करें तो सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत आता है। रामेश्वर घाट कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत आता है। और रामेश्वर घाट भी त्रिवेणी संगम है, चंबल है, बनास है और शिव का त्रिवेणी संगम है रामेश्वर घाट। तो ध्यान देना, बनास है ये 2 त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास है ये 2 त्रिवेणी संगम बनाती है, एक तो बिगोद में बनाती है और एक रामेश्वर घाट में बनाती है। बिगोद में बनता है, भीलवाड़ा के अंतर्गत बनता है। ठीक है, और रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में बनाती है। तो 2 त्रिवेणी संगम बनाती है। तो बनास, बेड़च और मैनाल, इधर चंबल, बनास, सीप का त्रिवेणी संगम बनता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली नदी की, और अगली नदी है अपनी आयड नदी। देखो 190 किलोमीटर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। आयड नदी, और ये आयड नदी आकर मिलती है उदय सागर झील में और बाद में निर्माण होता है बेड़च नदी का। ठीक है, बात करते हैं उद्गम की। उदयपुर से गोगुंदा की पहाड़ियों से आयड नदी के नाम से इसका उद्गम होता है। यानी उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से आयड नदी के नाम से इसका उद्गम होता है और ये निकलकर उदय सागर झील में प्रवेश करती है। किस झील में प्रवेश करती है? उदय सागर झील में प्रवेश करती है। और इस झील से दोबारा ये निकलती है और ये क्या कहलाती है? बेड़च कहलाती है। तो याद रखना कि उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ियों से ये निकलती है और इसी नदी के किनारे आयड की सभ्यता है वो विकसित हुई है।
उसके बाद में ये आकर उदय सागर झील में गिरती है। उदय सागर झील से दोबारा निकलती है, बेड़च कहलाती है। सहायक नदियाँ गंभीरी है, मेनाल है, ओरई है, गुजरी है, वामन इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये भी इसका विलय की बात करें तो भीलवाड़ा बिगोद नामक स्थान पे बनास में हो जाता है। तो अभी अपन लोग बात कर रहे थे बनास की बात कर रहे थे यहाँ पर बिगोद की, और बिगोद भीलवाड़ा में ये बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम बनता है। उसके बाद में बात करें दोस्तों तो मासी नदी की बात करें, और मासी नदी का उद्गम है वो किशनगढ़ अजमेर से होता है। अजमेर टोंक जिलों के मध्य ये सीमा बनाती है। मासी नदी अजमेर और टोंक जिलों के मध्य सीमा बनाती है, और टोंक जिले में बनास नदी में मासी नदी है वो मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद में बात करें दोस्तों कोठारी नदी की, जिसकी लंबाई 145 किलोमीटर है। उद्गम दिवेर की पहाड़ियों से होता है, राजसमंद से होता है। मेजा बांध है जो कोठारी नदी पे बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मेजा बांध है वो कोठारी नदी पे है। तो मेज हमेशा सीधी सादी बात है कोठे के अंदर रखी जाती है, तो मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर है। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के पास कोठारी नदी पर, ये ध्यान देना कि भीलवाड़ा में है मेजा बांध, मांडलगढ़ के पास में। भीलवाड़ा नगर को पेयजल की सुविधा है वो कौन सी नदी से होती है, तो याद रखना है कोठारी नदी से होती है। और विलय की बात करें तो भीलवाड़ा जिले के नंदराय के पास ये बनास नदी में मिल जाती है। कोठारी किसकी सहायक है, बनास की सहायक है। उसके बाद में बात करें दोस्तों तो खारी नदी 180 किलोमीटर है। उद्गम खारी नदी का बिजराल की पहाड़ियों से होता है। तो याद रखना है बिजराल की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद में स्थित हैं। भाव क्षेत्र की बात करें तो राजसमंद है, अजमेर है, भीलवाड़ा है, टोंक में होता है। अजमेर भीलवाड़ा जिलों के मध्य सीमा है वो खारी नदी बनाती है, याद रखना है। और विलय की बात करें तो देवली टोंक के निकट ये बनास नदी में मिल जाती है। मोरेल नदी की बात करते हैं दोस्तों। मोरेल की बात करें तो चैनपुरा गांव जयपुर से मोरेल निकलती है, ध्यान रखना है। तो जयपुर से निकलती है ये मोरेल। और सहायक नदी ढूंढ है इसकी। ढूंढ नदी मोरेल की सहायक जयपुर नगर के पूर्व में स्थित पहाड़ियों में निकलकर समेल दोसा के समीप मोरेल में मिल जाती है। ठीक है, यानी ढूंढ नदी है ये जयपुर के पूर्व से स्थित पहाड़ियों से निकलती है और समेल दोसा में जाकर ये मोरेल में मिल जाती है। भाव क्षेत्र की बात करें तो जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और करौली में बहती है। विलय हाड़ौती गांव है करौली के अंतर्गत। हाड़ौती का पठार भी है। कोटा बूंदी 12 झालावाड़ में है। और हाड़ौती गांव की बात करें तो करौली के अंतर्गत आता है, जो बनास में मिल जाती है। कौन सी नदी, मोरेल नदी। उसके बाद में बात करें दोस्तों पार्वती द्वितीय, और पार्वती द्वितीय यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, ये भी ध्यान रखना है। ये बदरिया गांव धौलपुर से निकलती है पार्वती द्वितीय, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्वती द्वितीय है ये बदरिया गांव धौलपुर से निकलती है। ठीक है। और अभी हम लोग पीछे एक पार्वती नदी सीधा पढ़ के आए थे, तो याद रखना है पार्वती चंबल की सहायक नदी है। यहाँ ध्यान देना कि पार्वती नदी है ये किसकी सहायक है, चंबल की सहायक नदी है, जिसका उद्गम सीहोर के विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से होता है। जबकि पार्वती द्वितीय की बात करें दोस्तों तो पार्वती द्वितीय है वो यमुना की सहायक है। पार्वती फर्स्ट है जो किसकी सहायक है, चंबल की सहायक है। और पार्वती द्वितीय वो यमुना की सहायक है। वो सीहोर मध्य प्रदेश से निकलती है, ये बदरिया गांव धौलपुर से निकलती है, याद रखना है। धौलपुर जिले में राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, याद रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो पार्वती द्वितीय है। ठीक है, पार्वती द्वितीय राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद में बात करें सहायक नदियों की, शेरनी, मेंढका बांध की बात करें तो दोस्तों आगाई बांध है वो धौलपुर में है, जो किस नदी पे है, पार्वती द्वितीय पे है। विलय की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये यमुना में मिलती है। तो ये भी थोड़ा ध्यान देना कि ये अपना सीधा जल है वो यमुना को ले जाकर देती है। उसके बाद में बात करें दोस्तों कि गंभीरी नदी की बात करें, गंभीरी यमुना की सहायक है, ये ध्यान देना। गंभीरी किसकी सहायक है, यमुना की सहायक है। पार्वती द्वितीय भी किसकी सहायक है, यमुना की सहायक है। और पार्वती जो थी सीधी पार्वती है जो सीहोर मध्य प्रदेश से निकल के आती है, वो पार्वती चंबल नदी की सहायक है, ध्यान रखना है। बात करें
गंभीरी नदी की तो उद्गम करौली के नादौती की पहाड़ियों से निकलती है। तो याद रखना है दोस्तों, नादौती की पहाड़ियाँ राजस्थान के कौन से जिले के अंतर्गत आती हैं? तो नादौती की पहाड़ियाँ करौली जिले के अंतर्गत आती हैं। अब बात करें गंभीर के उद्गम की, तो करौली में नादौती के पहाड़ियों के निकट महावीर जी से निकलकर ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है। सहायक नदी पांचना, सिरसा, खेर है, और पांचना बांध है कौन सी नदी पे बना हुआ है? ध्यान रखना है, तो गंभीरी नदी पे बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचना बांध, पांचना बांध गंभीरी नदी पे बना है। राजस्थान में मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। और पांचना बांध कहाँ स्थित है? करौली जिले में स्थित है। अब याद रखना दोस्तों, चंबल है, बाणगंगा है, पार्वती सेकंड है, और गंभीरी है, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। याद रखना है, क्योंकि ये अपना जल सीधा यमुना को ले जाकर देती है। तो ये यमुना की सहायक नदियां हैं, चंबल, बाणगंगा, पार्वती और गंभीरी। ठीक है। उसके बाद में बात करें दोस्तों बाणगंगा की, तो बाणगंगा 380 किलोमीटर बहती है। रूप नाम है इसका अर्जुन की गंगा। उद्गम की बात करें तो विराट की पहाड़ियाँ हैं, और ये भी ध्यान देना विराट की सभ्यता भी है। विराटनगर जयपुर से ये निकलती हैं। तो विराट की सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे है। सहायक नदियों की बात करें, गुमटी नाला, सूरा, पलोसन, इसकी सहायक नदी है। इसको रुंडित, अपहृत, सरिता नदी भी कहा जाता है। भाव क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो जयपुर, दौसा, भरतपुर में बहती है ये। और बांध इंपॉर्टेंट बनता है, तो बांध बनता है जमुआ रामगढ़ बांध, और जमुआ रामगढ़ बांध बाणगंगा नदी पे बनाया हुआ है। और विलय की बात करें तो फतेहाबाद उत्तर प्रदेश के निकट ये यमुना में मिल जाती है। अब बात करें दोस्तों गंभीरी नदी की, जो बेड़च की सहायक नदी है। उद्गम इसका जावद गांव मध्य प्रदेश से होता है, और चित्तौड़गढ़ के पास में ये बेड़च में मिल जाती है। तो दोस्तों ये था अपना नदियों का पॉइंट, और मैंने हर एक नवीनतम आंकड़े हैं जो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक या शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक चीज़ देखता हूं दोस्तों, व्यू ज़्यादा होते हैं, लाइक कम होते हैं। तो आप लाइक भी कर दें, और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।